मेरा नाम आयशा है। हम 5 बहन-भाई थे। हमारे घर के हालात कभी अच्छे नहीं रहे। मेरे अब्बा एक मामूली क्लर्क थे। तनख्वाह महीने की शुरुआत में आती और तीसरे हफ्ते तक खत्म हो जाती। अम्मा हर वक्त हिसाब जोड़ती रहती थी कि किस दिन क्या पकेगा और अगले हफ्ते चीनी का क्या होगा। मैं सबसे बड़ी थी, मतलब सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी मेरी। जो कभी किताबों के साथ दिल लगाया करती थी, वही हाथ में फीस की रसीदें पकड़े अम्मा से पूछा करती कि अम्मा, स्कूल के पैसे अब्बा को बताऊं या ना बताऊं। कई बार ऐसा भी हुआ कि चुपचाप स्कूल छोड़कर घर के काम संभाल लिए। 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ना कोई बड़ा फैसला नहीं था, बस एक मजबूरी थी जिसका ऐलान भी खामोशी से किया गया। मेरी शक्ल सूरत बस यूं समझ लें कि कोई तारीफ नहीं करता था। ना किसी ने कभी कहा कि प्यारी हूं, ना खुद को आईने में देखकर कभी खुशी हुई। मैं आम थी, न ज्यादा खूबसूरत न बदसूरत, लेकिन जमाना सिर्फ खूबसूरती देखता है या बदसूरती कहकर हंसता है। मेरे लिए वो बीच की लाइन कोई न समझ सका। बचपन में ही मेरी मंगनी तय हो गई थी, मेरे चाचा के बेटे ताहिर के साथ। ये बात मुझे कभी अजीब नहीं लगी, शायद इसलिए कि सुना था कि तुम्हारी शादी ताहिर से होगी। जब इतनी छोटी उम्र से किसी का नाम तुम्हारे साथ जोड़ दिया जाए तो दिल में तस्वीर खुद बनने लगती है। मैंने भी बना ली। हर दुआ, हर ख्वाब में ताहिर शामिल होता था, लेकिन वो कभी वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा। वो पढ़ा लिखा था, गबरू भी, और अपनी दुनिया में मगन। मुझे कभी खास वैल्यू नहीं दी। मैं अगर कमरे में होती तो वो ऐसे बैठता जैसे मैं मौजूद ही ना हूँ। वो मुझसे कभी बुरा सुलूक नहीं करता था, लेकिन वो जो खामोशी से किसी को नज़रअंदाज किया जाता है ना, वो भी एक तरह की बेरहमी होती है, और मैं उस बेरहमी को बरसों झेलती रही। अम्मा कहती थी, बेटा ताहिर तुम्हारा नसीब है, देखना वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। अब्बा हमेशा कहते, अपने घर जाएगी तो सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। मुझे उनकी बातों पर यकीन आता, लेकिन ताहिर की खामोशी दिल में सवाल भी उठाती कि क्या वो भी यही चाहता है। मेरी जिंदगी में दो ही दायरे थे, एक घर का, दूसरा ताहिर का। मैंने कभी अपने लिए अलग से कुछ सोचा ही नहीं था। कभी नहीं सोचा कि जिंदगी क्या है या बन सकती है। बस यही कि बस जी रही हूँ, सबके लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अब्बा अम्मा के लिए, ताहिर के लिए, उस शख्स के लिए जिसने कभी मुझे इंसान नहीं, सिर्फ एक तय किया रिश्ता समझा। कभी कभी रात को अम्मा के पास बैठकर मैं कहती, अम्मा अगर मैं थोड़ी सी खूबसूरत होती तो शायद ताहिर मुझे एक बार देखकर मुस्कुरा देता। अम्मा मेरे सर पर हाथ फेर कर कहती, अल्लाह ने जो बनाया सबसे बेहतर बनाया बेटी। दिल की खूबसूरती सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, लेकिन दिल की खूबसूरती को कब और कौन पहचानता है? कम से कम वो तो नहीं पहचान रहा जिसे मैंने दिल दे रखा था। एक दिन मैंने ताहिर को अपनी अम्मी से कहते सुना, अम्मी मुझे पढ़ाई के बाद बाहर जाना है, मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुक सकता। मैं किचन में खड़ी थी, पर वो आवाज़ सीधी दिल में लगी। ना वो मेरे बारे में कुछ पूछता था, ना कभी मेरी कोई खबर लेता, और शायद मुझे भी उसकी आदत हो चुकी थी। मगर फिर भी कभी कभी दिल चाहता कि वो एक बार कहे, आयशा तुम कैसी हो? बस इतना ही काफ़ी होता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर मैंने खुद को समझाया, चुप कर जा आयशा, अभी वक्त है, एक दिन वो समझ जाएगा। मैंने कभी उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी मर्जी में मैं कभी शामिल ही नहीं रही। वो अपनी दुनिया में मगन रहा और मैं उसकी दुनिया को अपनी दुनिया समझती रही। शायद ये सब बहुत सादा लगे, लेकिन जो सच मैं सह रही हूँ उसके लिए हर दिन एक जंग होता है। हर सुबह एक उम्मीद और हर रात एक मायूसी, और मेरी जिंदगी कुछ ऐसे ही गुजर रही थी। मैंने कभी शिकायत नहीं की, न रब से न अपने नसीब से। बस यही दुआ करती थी कि जो किस्मत में लिखा है बेहतर लिखा हो, और मैंने अपना हर जज्बा छुपा रखा था, सिर्फ उस दिन के लिए जिस दिन ताहिर मेरे सामने बैठकर कहेगा, आयशा तुम मेरी जिंदगी हो। लेकिन वो दिन कभी आया नहीं, और शायद आने वाला भी नहीं था। मैंने उस पर यकीन किया था, लेकिन शायद कुछ यकीन सिर्फ धोखा देने के लिए होते हैं। उन दिनों ताहिर की बहन की शादी तय हुई। घर में शोर, गहमा गहमी, और दूर दूर के रिश्तेदार आने लगे। अम्मा खुश थी कि इतने दिनों बाद खानदान वाले इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने भी दिल छोटा नहीं किया, अम्मा का हाथ बटाया, बहनों के साथ कामों में लगी रही। शादी की तैयारियां शुरू हुई। मेहंदी की रात सब कजिन्स एक हॉल में जमा थे। कह कहे, गाने, हंसी मजाक, सब कुछ चल रहा था। मैं भी एक कोने में बैठी सबको देख रही थी। शायद दिल से चाहती थी कि कोई मुझसे बात करे, कोई ताहिर की तरह नहीं, बस आम सा कोई।
लेकिन मैंने महसूस किया लोग मुझे सिर्फ उस रिश्ते की नज़र से देखते हैं जिसका कोई मतलब अब तक मेरे लिए तय नहीं हुआ। फूफू का बेटा हमजा हमेशा से मजाक करने का आदी था। उसने जोर से कहा, अब तो अगली बारी ताहिर और आयशा की है, क्या ख्याल है सबका? एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए। फिर हंसी की आवाज़ गूंजने लगी, लेकिन वो जो अगला लम्हा आया वो मेरी पूरी जिंदगी के सुकून को खा गया। ताहिर जो मेरे सामने बैठा था अचानक तनकर बोला, क्या मेरी और आयशा की शादी? ऐसा तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोचूं। मैं कहाँ और ये कहाँ, न शकल न अकल न पढ़ाई। अंधा भी देख ले तो इनकार कर दे। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आसपास बैठे कजिन्स जोर जोर से हंसने लगे। कुछ ने हाथ मुंह पर रख लिए, कुछ ने नजरें मुझ पर गाड़ दी। एक ने आहिस्ता से कहा, वाकई, मतलब थोड़ी तो बराबरी होनी चाहिए। मेरी आंखें कुछ तलाश कर रही थीं, शायद किसी की हमदर्दी की निगाह, शायद अम्मा की, शायद बहन की। लेकिन उस वक्त सबके चेहरों पर सिर्फ तमाशा देखने वाला भाव था। मैं मुट्ठी भींच कर वो सब बर्दाश्त करती रही। मेरे बराबर में खड़ी फराह, मेरी हमउम्र कजिन, झुककर मेरे कान में बोली, चलो बाहर चलते हैं, यहाँ सब जाहिल बैठे हैं। मैंने गर्दन हिलाई लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। मैं खामोशी से उसके साथ चल दी। मैं बाहर निकलकर लंबे लंबे सांस लेने लगी, लेकिन अंदर का बोझ कम ना हुआ। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थीं। मैंने फराह से कहा, मुझे अम्मा को बुलाना है, अभी घर जाना है। जब अम्मा आई तो मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, अम्मी, अब और यहाँ नहीं रह सकती। वो परेशान हो गई। ऐसा क्या हो गया बेटा? अभी तो कल बारात है। मैंने नजरें चुराई और बस इतना कहा, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। घर पहुंचते ही खुद को कमरे में बंद कर लिया। बहन आई, पूछा क्या हुआ। मैंने बस एक बात कही, खुदा ना करे कभी किसी को इस तरह रुस्वा होना पड़े। दूसरे दिन अम्मा ने जबरदस्ती समझाने की कोशिश की, बेटा, सब बच्चों की बातें होती हैं, हंसने हंसाने के लिए, दिल पे ना लो। लेकिन मैं जानती थी कि ये सिर्फ बात नहीं थी, ये एक फैसला था। ताहिर ने मेरी कदर सबके सामने बर्बाद कर दी थी। बारात के दिन सब गए, मैं घर पर अकेली रही। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सारी रात ही खालीपन को घूरती रही। कुछ दिन के बाद छोटी फूफू के बेटे की सालगिरह का फंक्शन था। सब घरवाले जा रहे थे। अम्मा ने कहा, तुम भी चलो, थोड़ा दिल बहलेगा। मैंने इनकार कर दिया। जब सब वापस आए, छोटी बहन मेरे पास आकर बोली, तुम्हारी गैर हाजिरी सबको महसूस हुई। ताहिर ने सबके सामने कहा, वो बदसूरत है, इसीलिए छुपती फिरती है। मैंने सर झुकाया, लेकिन इस बार दिल इतना टूटा नहीं जितना सुकून से खामोश हो गया। मैंने बस इतना कहा, अच्छी बात है। मैं उसे याद भी नहीं थी। तभी मेरी बहन चीखी, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? वो तुम्हें फिर जलील कर रहा है। मैंने कहा, नहीं, अब नहीं। जिस शख्स के लिए मैं इतना कुछ सहती रही, वो अगर कुछ सीख नहीं सका तो मैं क्यों अपनी इज्जत खुद खराब करूं? वो दिन मेरे लिए फैसले का दिन था। मैंने खुद से वादा किया कि अब ना कोई फंक्शन, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई ताहिर, बस मैं और मेरी खामोशी। अम्मी ने कई बार कहा, बेटा, सब लोग पूछते हैं तुम कहाँ हो, आखिर कब तक छुपती फिरोगी? मैं खामोशी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती। छोटी बहन कभी चुपके से खिड़की से झांक कर देखती, फिर आकर अम्मी से कहती, अम्मी, आज भी आयशा ने कुछ नहीं खाया, बस पंखा ऑन करके बैठ गई। एक दिन अब्बा काम से जल्दी आ गए। शाम की चाय के वक्त अम्मा ने मेरे बारे में बताया। अब्बा बगैर कुछ कहे मेरे कमरे में आए, दरवाजे पर दस्तक दी, बेटा, कुछ बात करनी है। मैंने दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। अब्बा बैठ गए। फिर देर तक कुछ नहीं बोले, फिर कहा, बेटी, तुम हमेशा से मजबूत रही हो। जब तुम्हारी पढ़ाई छूटी तुमने शिकायत नहीं की, घर के काम संभाले, बहन भाइयों की मदद की, लेकिन अब यूं हार मान लेना? मैंने सर झुका लिया। अब्बा ने मेरा हाथ थामा। क्या हुआ? दिल का बोझ हल्का करो। मैंने कहा, अब्बा, मैं उन सबके लिए क्या थी? एक तमाशा। सबके सामने मेरी बेइज्जती की गई और किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अब्बा बोले, लोग कभी नहीं रुकेंगे। अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो खुद को इतना काबिल बनाओ कि उन्हें मजबूरन तुम्हारे आगे सर झुकाना पड़े। ये एक आम सी बात थी, लेकिन जैसे मेरे अंदर कहीं गहराई में जाकर बैठ गई। अब्बा की आंखों में वो भरोसा था जो बरसों बाद पहली बार महसूस हुआ। उस रात मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, पर रोशनी बुझाई नहीं। छत पर नजरें जमाए सोचती रही, क्या वाकई मैं कुछ बन सकती हूँ? क्या मेरे अंदर वो हिम्मत है? अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठ गई। अम्मा हैरान थीं। सब ठीक? आज क्या हुआ? मैंने धीरे से कहा, बस कुछ नया शुरू करने का इरादा है। अब मैंने किताबें दोबारा खोली, पहले पुराने नोट्स निकाले,
फिर इंटरनेट से मदद ली। दिन का एक एक लम्हा पढ़ाई के लिए था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। अम्मा को लगा मैं बस वक्त गुजारने को पढ़ रही हूँ। मैंने दिन में मामूली ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। गांव के 2-3 बच्चों को पढ़ाती और खुद भी दोबारा बेसिक चीजें दोहराती। एक दिन एक बच्ची की माँ आई और बोली, मैडम जी, आप जैसे पढ़ाती हैं मेरे बच्चे ने पहली बार स्कूल में सबसे अच्छे नंबर लाए हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी काबिलियत किसी की जिंदगी में फर्क डाल सकती है। उसके बाद मैंने प्राइवेट इंटर के पेपर्स दिए और पास हो गई। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अब मेरा अगला कदम बीए था। शाम को मैं एक टीचर के पास जाया करती थी। वो भी मुफ्त पढ़ा देते थे, क्योंकि उन्होंने मेरी मेहनत देख ली थी। अब्बा कभी कभार पूछते, तुम्हें क्या चाहिए? कोई किताब? मैं सर हिला देती, बस दुआ करें। एक दिन अम्मा ने कहा, बेटा, तुम हर वक्त अपने कमरे में रहती हो, किसी से मिलती भी नहीं, दिल नहीं घबराता? मैंने कहा, अम्मा, मेरा दिल अब अपनी ही दुनिया में लगता है। मैं वहाँ खुश हूँ। उधर खानदान वालों ने आना जाना बंद नहीं किया, लेकिन मैं अगर कभी आवाज़ सुन लेती तो कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती। मुझे देखकर सब कुछ याद आ जाता था और मैंने फैसला कर लिया था कि जब तक मैं खुद को पूरा नहीं समझती, किसी को अपनी अधूरी हालत मैं नहीं दिखाऊंगी। फिर एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया। आयशा बेटी, तुम्हें एक नई एकेडमी में पार्ट टाइम पढ़ाने का मौका मिला है। तुमने अपनी काबिलियत दिखाई है। मेरी आंखें नम हो गईं, लेकिन मैंने हिम्मत रखी। वापसी पर मैंने अब्बा को ये खुशखबरी दी। अब्बा ने सर पर हाथ रखा। बेटा, तुमने दिल खुश कर दिया। मैंने अब तय कर लिया था कि मैं सिर्फ घर वालों के लिए नहीं, अपने लिए भी कुछ बनूंगी। खामोशी मेरी ताकत थी, कमजोरी नहीं। कभी कभी इंसान की जिंदगी एक खामोश वादा बन जाती है। मैंने अपने आप से एक वादा किया था और अब उस वादे को निभाने का वक्त आ चुका था। पढ़ाई का सिलसिला जो बरसों पहले टूट चुका था, अब मैंने उसे दोबारा जोड़ना शुरू किया। रात को जब सब सो जाते, मैं अपना स्टडी लैंप ऑन करके किताबें खोलती। खामोशी में सिर्फ पन्नों की आवाज़ और दिल की धड़कन सुनाई देती थी। और फिर वो वक्त जब मैं सजदे में जाकर रब से दुआएं करती, या अल्लाह, मैं कुछ नहीं मगर तू सब कुछ है। मुझे किसी के सामने झुकना ना पड़े, इतनी हिम्मत दे दे। कभी कभी आंखें थक जाती, लेकिन दिल थमता नहीं था। पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपनी लिखाई को बेहतर बनाने पर काम किया। पुराने अखबारों से कटिंग करती, शब्दों को दोबारा लिखती, खुद से सवाल बनाती। एक दिन मोहल्ले की आमना खान आई। उनके साथ उनकी बेटी मरियम भी थी। आयशा बेटी, मरियम को कुछ गाइड कर दो, इसका मैट्रिक है इस साल। मैंने कहा, जी खाला, कल से आ जाइए, जितना हो सकेगा मदद करूंगी। मरियम के साथ वक्त गुजारना फायदेमंद रहा। मैं जो कुछ सीखती वो उसे सिखाती और यूं खुद भी दोहराती। मोहल्ले में लोग आहिस्ता आहिस्ता जानने लगे कि आयशा अब सिर्फ एक आम लड़की नहीं रही, वो कुछ कर रही है। फिर एक दिन छोटी बहन ने खबर दी, तुम्हें पता है, ताहिर ने फिर तुम पर बात की है। उसने दोस्तों के साथ बैठकर कहा, वो अब बहुत बड़ी टीचर बन गई है। ये सब करने से कामयाबियां नहीं मिलती, दुनिया कुछ और मांगती है। मैंने पल भर के लिए सर उठाया, मगर फिर खुद को संभाल लिया। जो खुद गुम रहा है उसे रोशनी चुभती है। मैंने ये कहकर किताब की तरफ नजरें जमा दी। अब मेरा वक्त बढ़ चुका था। सुबह की नमाज, फिर पढ़ाई, शाम को 2 बच्चों को ट्यूशन और रात को रिवीजन। और इसी दौरान मैंने ग्रेजुएशन के इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी। सरकारी लाइब्रेरी जाने का इरादा किया, लेकिन घर से इजाज़त लेना आसान नहीं था। अब्बा से कहा, मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत है, लाइब्रेरी जाना चाहती हूँ। वो थोड़ा झिझके, अकेली जाओगी? नहीं अब्बा, मरियम भी साथ जाएगी। उन्होंने इजाज़त दे दी और मैंने एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया। लाइब्रेरी एक जादुई जगह थी। वहाँ बैठे लोग, उनके चेहरे, उनकी संजीदा अंदाज, सब कुछ मेरे लिए नया था। किताबें खोलती तो लगता जैसे हर लफ्ज़ मेरे लिए लिखा गया है। कुछ इम्पोर्टेंट में कॉपी पर नोट करती, कुछ दिल में रखती। एक दिन लाइब्रेरी में एक लड़की मिली, नाम था कशफ। वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। तुम भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हो? मैंने नजरें झुकाई। अभी तो सोचा नहीं, बस नॉलेज इकट्ठा कर रही हूँ। वो मुस्कुराई। नॉलेज का अंजाम ताकत है, तुम इस काबिल हो। उस दिन मैंने घर आकर अपनी डायरी में पहली बार यूपीएससी का शब्द लिखा और साथ दुआ की, अल्लाह, अगर ये मेरे हक में है तो मेरे लिए आसान बना दे। महीने गुजरते गए, मैंने हर दिन को अगले दिन से बेहतर बनाने की कोशिश की। छोटी छोटी कामयाबियां जैसे मिठास बनकर दिल में उतरती गईं।
अब्बा कभी-कभार खामोशी से मेरे कमरे के बाहर रुक जाते और फिर आकर कहते, बेटा जो तुम कर रही हो वो वाकई बड़ा काम है। हम सबको तुम पर फक्र है। अम्मी एक दिन चुपके से बोली, आजकल तुम्हारे बारे में मोहल्ले में अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। कहते हैं बहुत समझदार हो गई हो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी जख्म इंसान को समझदार बना देते हैं। तभी बाहर से छोटी बहन की आवाज आई, अम्मी ताहिर का जिक्र आया है। चाची कह रही थी कि वो तुम्हारे बारे में पूछता है। कहता है अब वो पहले वाली बात नहीं करता, बस हालचाल जानना चाहता है। मैंने कहा अच्छा किया जो पूछा, लेकिन अब मेरा जवाब सिर्फ खामोशी है। बहन हंसने लगी, तुम वाकई बदल गई हो। बदल तो गई थी, मगर अंदर वही थी जो एक दिन खुद से किया हुआ वादा निभाना चाहती थी। जिंदगी ने एक नया रास्ता दे दिया था। अब हर दिन मेरे लिए किसी जंग से कम नहीं था, मगर मैं रुकी नहीं। अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैंने अब यूपीएससी का सपना देखना शुरू कर दिया था। कश्यप से मुलाकात के बाद मैंने इस इम्तिहान के बारे में ज़्यादा संजीदगी से सोचना शुरू किया। लाइब्रेरी में अब मेरा ज़्यादा वक्त गुजरता। वो सुबह जब सब कमरों में चाय की खुशबू होती, मैं अकेले में अपना टाइम टेबल बना रही होती। यूपीएससी कोई मामूली इम्तिहान नहीं था। सब कहते थे कि हजारों में से चंद लोग ही पास होते हैं, मगर मेरा मसला ये था कि मैं सिर्फ आजमाना नहीं चाहती थी, खुद का लोहा मनवाना चाहती थी। एक दिन अब्बा ने मेरे कमरे में दाखिल होकर कहा, सुना है तुमने यूपीएससी का फॉर्म भर दिया है। मैंने उनकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, जी अब्बा। वो बोले, ये बहुत मुश्किल इम्तिहान है आयशा, कहीं मायूस ना हो जाना। मैंने जवाब दिया, आप ही ने तो सिखाया था कि मुश्किल से लड़ना चाहिए। अब अगर रुक जाऊं तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब्बा खामोश हो गए, मगर उनकी आंखों में हल्की सी चमक थी। मैंने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया। दिन और रात का फर्क खत्म हो चुका था। छोटे छोटे नोट्स बनाती, रोजाना उन्हें पूरा करने की कोशिश करती। कश्यप भी मेरे साथ रोजाना रिवीजन करती। हम एक दूसरे से सवालात शेयर करते, टॉपिक्स पर बहस करते। एक दिन वो बोली, आयशा तुम्हारे जवाब सुनकर लगता है कि तुम इस बार की टॉपर हो सकती हो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, टॉपर ना सही लेकिन कामयाब जरूर होंगी। इम्तिहान की तारीख करीब आ गई। शहर जाना पड़ रहा था क्योंकि हमारे इलाके में एग्जाम के लिए सेंटर्स नहीं थे। मैंने अब्बा से कहा, इम्तिहान के दिनों में मुझे शहर जाना होगा, 4 दिन रहना पड़ेगा। अब्बा ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, अगर तुम्हें यकीन है तो जाओ। मेरा दिल कहता है कि तुम कुछ करके दिखाओगी। मैं पहली बार अपने गांव से अकेले सफर पर निकली थी। ट्रेन का सफर, एक अजनबी शहर और पूरी तरह से अजनबी एग्जाम का माहौल, लेकिन मुझे कोई खौफ नहीं था। सेंटर पर दाखिल होते वक्त दिल में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह इस मुकाम तक खुद आई हूँ, कामयाबी तक भी पहुंचा दे। पहला पर्चा खत्म हुआ। मैंने महसूस किया कि मेरी तैयारी कमज़ोर नहीं थी। बाकी दिनों में भी मैंने भरपूर तैयारी दिखाई। हर पेपर के बाद मैं लाइब्रेरी में खुद से चेक करती कि कहाँ कमज़ोर रही और कहाँ बेहतर कर सकी। इम्तिहान खत्म हुआ और मैं वापस घर आ गई। अम्मी ने फौरन दरवाज़ा खोला, कैसा हुआ? मैंने कहा, ठीक रहा, अब अल्लाह से उम्मीद है। महीने गुजर गए, मैंने दोबारा पढ़ाना शुरू किया, मगर दिल हर वक्त रिजल्ट की खबर के लिए बेताब रहता था। एक दिन सुबह फ़ोन पर मैसेज आया, यूपीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने फौरन कश्यप को फ़ोन किया, चेक किया? हाँ अभी कर रही हूँ। आयशा तुम पास हो गई हो। मेरे कानों में जैसे घंटियां बजने लगी। क्या? हाँ, और तुम्हारा नाम इंटरव्यू की लिस्ट में है। मैंने खामोशी से फ़ोन रखा, आंखें नम हो गईं। अम्मी कमरे में आईं, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मैंने उनके हाथ पकड़कर कहा, अम्मी आपकी बेटी पास हो गई। अम्मी की चीख निकल गई, या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो बाहर दौड़ते हुए अब्बा को बुला लाईं। सुनिए, हमारी बेटी कामयाब हो गई है। अब्बा ने मुझे गले लगा लिया, बेटा तुमने वाकई सबके दिल जीत लिए। और फिर वो दिन आया, इंटरव्यू का दिन, जिसे मैंने कामयाबी से पूरा किया और मेरा नाम असिस्टेंट कमिश्नर की लिस्ट में था। उस दिन शाम को हमारे घर में मोहल्ले भर के लोग जमा हो गए। खाला, चाचा, फूफू सब मुबारकबाद दे रहे थे। अरे, हमारी गली से असिस्टेंट कमिश्नर निकली है। अब काम कराना हो तो आयशा बेटी से बात करें। अम्मी हर एक को चाय और मिठाई पेश कर रही थी। छोटी बहन ने कहा, आपकी बदनामी का वो दिन याद है? आज सब वही लोग आपकी इज्जत के गुण गा रहे हैं। मैंने कोने में बैठकर चुपके से कहा, यही दुनिया है। तुम्हारी हैसियत बदलती है तो सबकी आंखें भी बदल जाती हैं। अगले दिन जब दफ्तर से ज्वाइनिंग का लेटर आया
तो दिल से सिर्फ एक दुआ निकली, या अल्लाह, मुझे इस मुकाम के साथ ईमानदारी से काम करने की हिम्मत दे। यूपीएससी के रिजल्ट के बाद गांव की गलियां मुझे पहचानने लगी थीं। वही रास्ते जिन पर कभी नजरें झुकाकर चलती थी, अब लोग दरवाजे खोलकर मुझे सलाम करते। जो लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती थीं, वो अम्मा के साथ आकर कहती, खाला, हमारी बच्ची को भी आयशा जैसी बनना है। मोहल्ले की एक औरत ने अब्बा को रोककर कहा, भाई साहब, आपका तो नसीब जाग गया, आपकी बेटी तो पूरे गांव का फकर बन गई है। अब्बा खामोशी से मुस्कुरा देते, कभी किसी को जवाब में कहते, हमारी बेटी ने ये सब खुद कमाया है, हम तो बस दुआएं देते रहे। घर का माहौल बदल गया था। पुरानी दरारें वाले कमरे जिनमें कभी सपने दबा दिए जाते थे, अब वहां पर बातें होने लगी थी, भविष्य की, तरक्की की और मुकाम की। अम्मी सुबह के वक्त लोगों की बातें सुनाती। आज तो खाला कह रही थी, उनकी भतीजे का रिश्ता भेजें। मैंने कह दिया, देखेंगे। मैं मुस्कुराकर खामोश हो जाती। मुझे अंदाजा हो चुका था, अब लोग सिर्फ मेरा ओहदा देख रहे थे। मैं कौन हूँ ये किसी को मालूम नहीं था। एक दिन अम्मा बोली, चची जान आई थी अपने भतीजे का रिश्ता लेकर। बोली, आयशा तो हमारे दिल की बच्ची है, होगा वही जो नसीब में लिखा था। मैंने अम्मा की बात काट दी। अम्मा, आपको भी ये अब पता लग गया होगा कि नसीब बदलता है, और रिश्तेदार भी। अब्बा ने एक दिन मुझे बुलाया, बेटा इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं, कोई ना कोई तो फैसला करना होगा ना। मैंने जवाब दिया, अब्बा, जो फैसले जल्दबाजी में किए जाएं वो जिंदगी भर का बोझ बन जाते हैं, अभी वक्त है। फिर एक दिन गांव के मशहूर फूफू, जो हमारे हमेशा मुझे नज़रअंदाज करती थीं, अपनी बहू और बेटियों के साथ आईं। अम्मी से बातों ही बातों में बोली, हम तो पहले दिन से जानते थे आयशा कुछ बन के दिखाएगी। माशा अल्लाह, चेहरे पर तो रोशनी ही रोशनी है। उनके अल्फाज मेरे कानों में कुछ यूं लगे जैसे कोई पुरानी बात बदल करके वापस पेश की जा रही हो। वही चेहरा जो एक वक्त बदसूरत कहलाया, अब रोशन हो चुका था। वही नज़र जो कभी तंज करती थी, अब इज्जत देती थी। मैं उन सब से रस्म सलाम दुआ करती, लेकिन दिल में फासला बढ़ता जाता। मेरा नया मकाम लोगों के रवैये में खुशबू की तरह घुल गया था, मगर मुझे पता था ये खुशबू सिर्फ वक्त के साथ थी। जो इज्जत कुर्सी से जुड़ी हो वो कुर्सी के साथ ही चली जाती है। उसी शाम गांव के कुछ बुजुर्ग हमारे घर आए। रस्मी बातों के बाद एक साहब बोले, बेटा, चाचा का बेटा ताहिर भी तुमसे बात करना चाहता है। अब पिछली बातें खत्म कर दो, वो तुमसे माफी मांगना चाहता है। मैं खामोश रही। अम्मी ने मेरी तरफ देखा, बेटा, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? मैंने सर झुकाकर कहा, अम्मी, जिसने एक बार इज्जत का मजाक उड़ाया हो उसके लिए दिल में नरमी रखना मुश्किल होता है। मगर बात यही नहीं रुकी। दूसरे दिन चची जान खुद आईं, हाथ में मीठा लिए। बेटी, ताहिर पछताता है, तुम जो चाहो वही होगा, वो तुमसे शादी करना चाहता है। मैंने चची की आंखों में देखा। चची, जिस दिन वो सबके सामने मेरा मजाक बना रहा था, उस दिन आपने क्या कहा था? चची कुछ ना बोली, सिर्फ खामोश हो गई। शाम को अब्बा मेरे कमरे में आए। आयशा, मैंने तुम्हें हमेशा मजबूत बनाया है, फैसला तुम्हारे हाथ में है, जो भी करो सोच समझ कर करो। मैंने कहा, अब्बा, मैं सब कुछ सोच चुकी हूँ, मेरा वक्त सिर्फ अपनी मेहनत के साथ है। फिलहाल मैं किसी रिश्ते में बंधने के लिए तैयार नहीं हूँ। उस रात मैंने पहली बार आईने में खुद को देखा और दिल से कहा, तुम खूबसूरत हो, क्योंकि तुमने खुद को संवारा है, किसी और के लफ्जों पर नहीं। गांव में मेरी हैसियत खबर बन चुकी थी। स्कूल, बाजार, अस्पताल, सब जगह लोग मुझे जानने लगे थे। घर के दरवाजे पर रोज कोई न कोई मिलने आता। कभी स्कूल की बच्चियां, कभी कोई बुजुर्ग दुआएं देने, और कभी पुरानी पहचान लेकर। एक शाम मामू और उनकी बीबी हमारे घर आए। उनके साथ उनका बेटा आरिफ भी था। सलाम दुआ के बाद मामा ने बात छेड़ी, बेटी, तुम जानती हो आरिफ हमेशा तुम्हें पसंद करता रहा है। अब तुम भी खुद समझदार हो और वो भी। अगर तुम ठीक समझो तो हम रिश्ता लेकर आए हैं। आरिफ खामोशी से मेरी तरफ देख रहा था। एक वक्त था जब वो वाकई चाहता था कि हमारा रिश्ता हो, मगर तब किसी ने उसकी बात ना सुनी, ना मेरी। मैंने नजरें हटाकर अम्मी की तरफ देखा, फिर नरमी से कहा, मामा, मुझे खुशी है कि आप मेरे लिए सोचते हैं, मगर मैं अभी कोई फैसला नहीं करना चाहती। उन्होंने मायूसी से कहा, बेटा, कभी कभी वक्त खुद भी इंतजार नहीं करता। मुलाकात खत्म हो गई और वो चले गए, लेकिन एक हफ्ते बाद चाचा और ताहिर हमारे घर में आ बैठे। अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो पहली बात यही थी, ये क्या दिन देखने पड़े कि हम खुद बेटी के दरवाजे पर रिश्ता लेकर आए। ताहिर बिल्कुल शांत नजर आ रहा था। वही ताहिर जो पहले मुझ पर तंज किया करता था, आज हाथ बांधकर खड़ा था। अब्बा ने भी उन्हें बैठने को कहा।
कुछ लम्हों की खामोशी के बाद ताहिर बोला, आयशा, मैंने बहुत ही बड़ी गलती की। उस वक्त मैं समझ न सका कि तुम क्या हो, मगर अब पछतावा हर पल साथ रहता है। मैंने सर झुका लिया। तब चाचा बोले, बेटा, हम तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं। अगर तुम चाहो तो ताहिर अब भी सब कुछ ठीक करने को तैयार है। अम्मी कुछ कहने ही वाली थी कि अब्बा ने मेरी तरफ देखा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैंने सबकी तरफ देखा, सबकी नज़रें मुझ पर थीं। वो रिश्तेदार भी जो कभी मौजूदगी को नज़रअंदाज करते थे, अब खामोश बैठे थे। मैंने आहिस्ता से कहा, ठीक है, अगर ताहिर अपनी गलती को समझ चुका है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कमरे में एकदम से सांसों की आवाज़ें तेज हो गईं। सब हैरान थे। अम्मी की आंखों में सवाल थे, बहन के चेहरे पर हैरत। चाचा ने हाथ उठाकर दुआ दी, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। ताहिर ने मेरी तरफ देखा, आंखों में शुक्र था। शुक्रिया आयशा, तुमने दिल बड़ा किया। मैंने सर हिलाया। मेरी आवाज़ में सुकून था, लेकिन चेहरे पर नहीं। रात को जब सब जा चुके थे, अब्बा मेरे कमरे में आए। कुर्सी पर बैठते हुए बोले, बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुमने पहले सब रिश्तों से इनकार किया और अब। मैंने उनकी बात के बीच में नरमी से कहा, अब्बा, कुछ बातें वक्त आने पर खुद खुलती हैं। अभी सिर्फ इतना जाने कि जो फैसला मैंने किया है वो सोच समझ कर किया है। अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे तुम पर भरोसा है, बस तुम खुद को कमज़ोर ना होने देना। अगले दिन गांव में खबर फैल गई, आयशा ने ताहिर को माफ़ कर दिया, शादी होने वाली है। ताहिर ने एक दिन मुझे फ़ोन किया, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? नहीं, जब तक निकाह नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन हम अब रिश्तेदार बनने वाले हैं। मोहब्बत में अगर इंतज़ार ना हो तो मोहब्बत ही क्या। फ़ोन बंद कर दिया। बाहर बारिश हो रही थी और कमरे में खामोशी, लेकिन उस खामोशी के पीछे कहानी छुपी थी जो शायद सबको बाद में समझ आती। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। पूरे खानदान में चहल पहल शुरू हो गई थी। चाची दिन में 2 बार हमारे घर आ जाती। कभी मेहंदी के कपड़ों की बात, कभी दहेज की लिस्ट, कभी खाने का मेन्यू। मैंने खुद को व्यस्त कर लिया था। दावतनामा, शादी की लिस्ट, गेस्ट लिस्ट, हर चीज़ पर मेरी नज़र थी। लेकिन दिल में एक अलग लिस्ट तैयार हो रही थी जिसका जिक्र किसी से ना किया। एक दिन चची आई, उनके साथ ताहिर भी था। अम्मी ने कहा, बेटा, चची कह रही हैं तुम ताहिर के साथ जाकर कपड़े ले आओ, उसकी पसंद का सूट बनवा लो। मैंने बहुत सादगी से जवाब दिया, अम्मी, मैं वही पहनूंगी जो ताहिर को पसंद हो। आप उसे कह दें कपड़े खुद चुन ले। वो मुस्कुराकर बोला, तुम वाकई बदल गई हो आयशा, पहले जैसी जिद्दी नहीं रही। मैंने आंखों में आंखें डाले बगैर कहा, शायद वक्त सबको बदल देता है। उसने एक फाइल निकाली, ये शादी के कार्ड के डिज़ाइन हैं, एक नज़र डाल लो। मैंने पन्ने पलटे, उंगली से एक डिज़ाइन पर निशान लगाया, ये अच्छा है। उसने हैरत से पूछा, इतनी खामोश क्यों हो? क्या अभी भी मुझसे नाराज़ हो? मैंने कहा, नहीं, बस अब ज़्यादा बोलने की आदत नहीं रही। वो बात खत्म करके चले गए। अम्मा मेरे पास आई, बेटा, तुम खुश तो हो? सच बताओ, दिल से माना है ना ये रिश्ता? मैंने सर हिलाया। अम्मी, जो फैसला किया है उससे पीछे नहीं हटूंगी। ताहिर रोज फ़ोन करता, मैसेज भेजता, लेकिन मैंने एक लकीर खींच ली थी। हर बार यही जवाब देती, अभी शादी नहीं हुई, उसके बाद बात करेंगे। एक दिन शाम के वक्त मैं अपने कमरे में बैठी फाइलों में बिजी थी। सामने ताहिर की कुछ तस्वीरें रखी थी जो मुझे शादी के प्रोफाइल के लिए मिली थी। एक तस्वीर में वो किसी दूसरे देश की पार्टी में था और साथ में एक अजनबी आदमी जिसका चेहरा पहचाना हुआ लगा। मैंने वो तस्वीर अलग की, मोबाइल पर बड़ा करके देखी और कुछ लम्हे दंग रही। वो शख्स वही था जिसका नाम मुझे खुफिया रिपोर्ट में पढ़ने को मिला था जब मैंने बतौर असिस्टेंट कमिश्नर स्मगलिंग केसेस पर जांच शुरू की थी। मैंने तुरंत एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को फ़ोन किया, मुझे कल मीटिंग करनी है, एक ज़रूरी केस पर बात करनी है। अगले दिन मैंने अपनी जांच पड़ताल खुफिया रखी और अपने सीनियर ऑफिसर के पास गई। उन्होंने फाइल खोली, तस्वीर निकाली और मेरी दी गई तस्वीर से मिलान किया। सर, यह आदमी लड़कियों की स्मगलिंग का जो रैकेट है उसका मेन कैरेक्टर है। क्या आपको यकीन है कि ये शख्स वही है जो ताहिर के साथ है? मैंने कहा, यकीन से बढ़कर मेरे पास कई सबूत भी आ सकते हैं अगर मुझे वक्त दिया जाए। उन्होंने कहा, तो फिर हम खुफिया निगरानी शुरू कर देते हैं। शादी से पहले सब कुछ साफ हो जाएगा। अब मैं हर दिन दोहरा चेहरा लेकर घूम रही थी, एक तरफ शादी की तैयारियां, दूसरी तरफ छानबीन। अम्मा मुझे हर रोज़ नई खबरें सुनाती, तुम्हारी शादी की धूम तो पूरे गांव में है। लड़कियां तुम्हें देखकर कहती हैं, काश हम भी आयशा जैसी बन जाएं। मैं मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर एक हलचल थी। शाम को ताहिर का फ़ोन आया।
तुम कब फुर्सत में हो? एक तस्वीर दिखानी है जो हमारे बचपन की है। मैंने कहा, अब तस्वीर से ज़्यादा सच्चाई देखने का वक्त है। एक दिन शादी के ज़ेवरात लेने के लिए अम्मा, चाची और मैं बाजार गई। चाची ने कहा, आयशा, अब तो तुम हमारे खानदान की शान हो। ताहिर को तुम जैसी बीवी मिल रही है, इसलिए वो खुद को खुशकिस्मत समझता है। मैंने निगाहें झुकाते हुए जवाब दिया, किस्मत का फैसला वक्त करता है। शाम को जब घर लौटी तो एक लिफाफा मेरा इंतजार कर रहा था। लिफाफे के अंदर खुफिया निगरानी की रिपोर्ट थी। कुछ नंबर्स, कुछ तस्वीरें और ताहिर का नाम लिस्ट में था। मैंने आंखें बंद की। दिल एक लम्हे को घबराया, लेकिन फिर खुद से कहा, यही वक्त है जब सच का सामना करना है। अब मेरी खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं रही थी, ये किसी बड़े फैसले की तैयारी थी। शादी की तारीख आ गई थी। पूरा घर जगमगा रहा था। आंगन में रंग बिरंगे रोशनियों की झालर लटक रही थी। औरतों की आवाज़ों में गीत गूंज रहे थे और मेहमान आ रहे थे। अम्मा बार बार मेरे कमरे में आकर पूछती, कुछ चाहिए तो बताओ, मेहंदी, चूड़ियाँ सब ले आए हैं। मैंने नरमी से कहा, अम्मा सब कुछ ठीक है, बस आप मेरे लिए दुआ करें। सुबह से ही तैयारियां जारी थीं। मैं खामोशी से तैयार होने लगी। सुर्ख जोड़ा, गोल्डन काम, बेहतर ज्वेलरी। आईने में खुद को देखा तो एक लम्हे को दिल कांप गया। क्या वाकई यही रास्ता है? लेकिन फिर फाइल का वो लिफाफा याद आ गया जो कल रात आखिरी बार पढ़ा था। पुलिस ने ताहिर के शामिल होने की पूरी रिपोर्ट भेज दी थी। उसके कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन, कुछ वीडियोस, हर चीज़ सही थी। स्टेज पर मुझे बिठाया गया। सामने फूलों का सजावट, हर तरफ कैमरे, रोशनी और लोगों की नज़रें। मेहमान आ रहे थे। सब हैरान थे। वाह, आयशा कितनी खूबसूरत लग रही है। चाची, फूफू सब तस्वीरें ले रहे थे और हर तरफ से एक ही बात गूंज रही थी, मुबारक हो, बहुत नसीब वाली हो। कुछ ही देर में बारात के आने की खबर मिली। हॉल में शोर उठा। ताहिर की गाड़ी रुकी। वो उतरकर अंदर आया, सफ़ेद शेरवानी पहने, बहुत खुश, जैसे ख्वाब पूरे हो रहे हों। स्टेज के सामने आकर कुछ लम्हे रुक गया, फिर मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने नज़रें झुका ली। निकाह कराने वाले मौलवी साहब आए। कुर्सी रखी गई, सब लोग खामोश हो गए। अब्बा मेरे करीब आकर बैठ गए, अम्मा दूसरी तरफ। निकाह शुरू होने लगा। मौलवी ने माइक संभाला। ताहिर वल्द हुसैन शाह, क्या आपको आयशा बिनते करीम अपने निकाह में कबूल हैं? ताहिर ने बुलंद आवाज़ में कहा, कबूल है। दूसरी बार, फिर तीसरी बार। हर बार उसकी आवाज़ साफ और जोश से भरी। अब बारी मेरी थी। मौलवी ने रुख मेरी तरफ किया। आयशा बिनते करीम, क्या आपको ताहिर वल्द हुसैन शाह अपने निकाह में कबूल हैं? पूरा हॉल खामोश हो गया। सबकी नज़रें मुझ पर जमी थीं। मैंने कुछ नहीं कहा। मौलवी ने सवाल दोबारा दोहराया, फिर तीसरी बार। अब्बा ने मेरा हाथ दबाया, बेटा कुछ कहो। मैंने आहिस्ता से हाथ पीछे खींचा और अचानक खड़ी हो गई। हॉल में जैसे बर्फ जम गई हो। कैमरे रुक गए, बातें थम गईं। मैंने मौलवी की तरफ देखा। मुझे ये निकाह कबूल नहीं। सबकी सांसें रुक गईं। एक लम्हे की खामोशी ने हॉल को जकड़ लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें शुरू हो गईं। चची उठ खड़ी हुई। ये क्या कह रही हो आयशा? मैंने उनकी तरफ देखा। मैं सच कह रही हूँ, ये निकाह मैं नहीं कर सकती। ताहिर भागकर आगे आया। आयशा तुम होश में हो? मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा। होश में आकर ही तो फैसला किया है। तुम जानते हो ना तुम्हारी हकीकत क्या है? चाचा बोले, क्या बकवास है ये सब? ये हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रही है। मैंने पर्स से वही लिफाफा निकाला। ये फाइल देख लीजिए, ये सबूत है। कॉल डिटेल्स, वीडियोस, उनकी मुलाकात इंटरनेशनल स्मगलिंग ग्रुप के साथ। ये वही ताहिर है जिस पर तुम फक्र कर रहे हो। एक इंस्पेक्टर हॉल में दाखिल हुआ। उसके साथ 2 कांस्टेबल थे। उसने आगे बढ़कर कहा, हमारी जांच पूरी हो चुकी है। ताहिर को हिरासत में लेना है। ताहिर का रंग सफ़ेद हो चुका था। वो पीछे हटने लगा। आयशा तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा, जब तुमने बचपन में मेरे सपनों को कुचला तब भी यही अंदाज था। अब जब कानून का सामना कर रहे हो तो झूठ का सहारा ले रहे हो। पुलिस ने ताहिर को गिरफ्तार किया। चाची रोने लगी। चाचा का सर झुक गया। पूरे खानदान में खलबली मच गई। कुछ लोग बाहर जाकर फ़ोन करने लगे, कुछ मुझे घूरने लगे जैसे कि मैंने ही कोई जुर्म किया हो। अब्बा आकर मेरे पास खड़े हो गए। बेटा, तुमने आज जो किया वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। तुमने हमारी इज्जत बचाई है। अम्मी ने मुझे गले लगा लिया। अल्लाह तेरा भला करे। हमने सोचा भी नहीं था कि ये सब। मैंने उनके आंसू साफ किए। मैंने वही किया जो एक अफसर और एक बेटी को करना चाहिए। शादी का हॉल खाली होने लगा। मेहमान खामोशी से निकलने लगे। वो तालियां जो मेरे लिए बज रही थीं
अब मेरी सच्चाई की रोशनी में दब चुकी थी। मैं स्टेज से उतरी, अपनी जूती पहनकर सीधी दरवाजे की तरफ बढ़ी और दिल में एक सुकून था जो बरसों बाद नसीब हुआ था। हॉल में जैसे जलजला आ चुका था। कुछ लम्हे पहले जिस स्टेज पर हंसी, खुशबू और मुबारकबादें बिखरी थीं, अब वही स्टेज एक अदालत में बदल चुका था। पुलिस ताहिर को हथकड़ियां पहना रही थी और वो इनकार पर इनकार किए जा रहा था। ये साजिश है, मैंने कुछ नहीं किया। ताहिर की आवाज़ हॉल में गूंज रही थी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, ये साजिश नहीं, सच्चाई है। वो सच जिसे तुमने बरसों छुपाया, मगर कानून से कुछ नहीं छुपता। चाची लपक कर आगे बढ़ी। आयशा, तुम्हें शर्म नहीं आई? निकाह के दिन ये सब? मैंने चाची की तरफ देखा। शर्म इसे आनी चाहिए जिसने बेगुनाह लड़कियों को अपनी हवस और पैसे की भेंट चढ़ाया। मैंने सिर्फ अपना नहीं, उनका भी हक वापस लिया है। पुलिस अफसर ने सफाई देते हुए कहा, यह कार्रवाई महीनों की जांच के बाद हुई है। ताहिर के खिलाफ स्मगलिंग में शामिल होने के सारे जुर्म साबित हो चुके हैं। चाचा के पैरों तले से जमीन निकल गई। ये क्या बकवास है? हमारा बेटा? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उनके सामने रिपोर्ट की फाइल खोली। ये वो तस्वीर है जहां ये गैर कानूनी ग्रुप के मेन लीडर और लोगों के साथ मौजूद है। ये उसके वीज़ा, डाटा, बैंक ट्रांजैक्शंस, कॉल डिटेल्स सब कुछ है। ताहिर खामोश हो चुका था। सिर्फ नज़रों में एक हैरानी बाकी थी, जैसे वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हो कि सब खत्म हो चुका है। अम्मी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने हमें सबसे बड़े धोखे से बचाया। अब्बा ने पुलिस अफसर से पूछा, क्या ये मामला अदालत में जाएगा? अफसर ने कहा, जी, इस पर मानव स्मगलिंग के तहत मुकदमा चलेगा। अगर अदालत में जुर्म साबित पाया तो सख्त सजा मुमकिन है। मेहमानों में खुसर फुसर हो रही थी। कुछ लोग अपनी बेटियों के साथ खामोशी से निकल रहे थे। एक औरत ने सरगोशी की, ये वही लड़का था जिसे सब लड़कियों का प्रिंस चार्मिंग समझते थे। मैंने उन औरतों की बात सुनी लेकिन कुछ ना कहा। बस वो लम्हा याद आया जब मैं बचपन में ताहिर को ख्वाबों में सजाती थी और अब वही शख्स मेरे सामने एक मुजरिम बनकर खड़ा था। पुलिस उसे ले गई। हॉल आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा। अब्बा ने मुझे साथ लेकर बाहर निकले। चलो बेटा, अब ये जगह हमें कुछ नहीं दे सकती। हम घर वापस आए तो सुकून छाया हुआ था। अम्मा ने मेरे माथे पर हाथ फेरा। अल्लाह ने तुम्हें अकल दी, हिम्मत दी और तुमने वक्त पर इस्तेमाल की। रात को कमरे में अकेली बैठी थी। सामने वही जोड़ा लटक रहा था जो मैंने ताहिर की पसंद से चुना था। मैंने उसे उतार कर एक तरफ रख दिया। अब ये एक याद नहीं, एक सबूत है कि मैं किसी के धोखे की दुल्हन बनने से पहले जाग गई थी। सुबह हुई तो अखबारों की सुर्खियों में मेरा नाम था। असिस्टेंट कमिश्नर की बहादुरी, निकाह के वक्त स्मगलर को बेनकाब किया। मोहल्ले में शोर मच गया। हर गली में मेरे हिम्मत के किस्से दोहराए जा रहे थे। स्कूल के प्रिंसिपल ने अम्मा को बताया। हमने आज की असेंबली में बच्चों को बताया कि आयशा मैडम हमारी रोल मॉडल हैं। एक हफ्ता गुजरा तो थाने से इन्फॉर्मेशन आई। ताहिर के खिलाफ रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है। पूछताछ के बाद मुकदमा अदालत में जाएगा। उसी दिन चाची अम्मा के पास आई, हाथ जोड़कर बोली, बहन माफ़ कर दो। हमने अपनी आंखों से सब देखा। अब समझ आया कि तुम्हारी बेटी ने हमें बचाया है। अम्मा ने कहा, हमें तुमसे शिकवा नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बेटी ने सच को चुना। मैं आंगन में बैठी थी। चची मेरे पास आई। बेटी, तुमसे एक इल्तिजा है, ताहिर को माफ़ कर दो, सज़ा कम करवा दो। मैंने नरमी से जवाब दिया, चची जान, ये कोई बदला नहीं, ये इंसाफ है। अगर मैं कमज़ोर पड़ गई तो वो और कितनी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करता। अब जो होना है कानून के तहत होगा। चची खामोशी से लौट गई। सब कुछ बदल चुका था, लेकिन एक सवाल अभी भी हर चेहरे पर लिखा था, अब क्या होगा? अब्बा ने मुझे एक दिन बाद बुलाया। बेटा, हम तुम्हें और अकेला नहीं देख सकते। तुम्हें अपने हिस्से का सुकून मिलना चाहिए। मैंने कहा, अब्बा, सुकून खुद से आता है। मैंने खुद को बचा लिया। अब दूसरे से कुछ उम्मीद नहीं। इसी दौरान मामा का फ़ोन आया। उन्होंने अम्मा से कहा, आरिफ अभी भी तुम्हारी बेटी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। अगर तुम ठीक समझो तो हम रिश्ता दोबारा लेकर आना चाहते हैं। आरिफ जो एसपी था और बरसों पहले भी मेरा रिश्ता मांग चुका था, मैंने उस वक्त इनकार कर दिया था। ना उससे मोहब्बत थी, ना किसी उम्मीद का रिश्ता। लेकिन वक्त ने सिखाया था कि मोहब्बत और इज्जत अलग अलग नहीं होती। अगर कोई तुम्हें इज्जत दे तो मोहब्बत खुद पैदा हो जाती है। मैंने अम्मा से कहा, अगर अब्बा मान जाएं तो आरिफ से निकाह करने में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर अम्मा ने अब्बा को खबर दी। अब्बा ने गहरी सांस ली।
अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो हम खुश हैं। मामू का खानदान अगले दिन आया और चंद ही लम्हों में सब तय हो गया। इस बार ना ढोल था, ना कह कहे, ना रोशनियों की चमक, सिर्फ एक सादगी थी, सुकून था। और वो निकाह था जिसमें मेरी मर्जी, मेरी सलामती और मेरे भविष्य की बुनियाद थी। निकाह की रस्म अब्बा के कमरे में हुई। चंद करीब रिश्तेदार और घरवाले शामिल थे। मौलाना ने मेरी इच्छा पूछी। मैंने साफ और मजबूत लहजे में कहा, कबूल है। ये अल्फाज मैंने दिल से अदा किए थे, जो सच को पहचान चुका था और जिसने सीखा था कि इज्जत मोहब्बत से बड़ी होती है। निकाह के बाद आरिफ मेरे करीब आया। उसने हल्के लहजे में कहा, मैं जानता हूँ कि ये फैसला तुम्हारे लिए आसान नहीं था, लेकिन वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी खुद पर शक करने का मौका नहीं दूंगा। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, मोहब्बत बाद में भी हो सकती है, लेकिन इज्जत वो फौरन महसूस होती है। तुमने मुझे हमेशा इज्जत दी, इसलिए मैंने हाँ की। उस शाम मैंने पहली बार दिल में अजीब सा डर महसूस किया, एक ऐसा सुकून जो शोर से नहीं बल्कि खामोशी से आता है। निकाह के बाद चंद मेहमान रुखसत हुए। आरिफ मेरे साथ बैठा रहा। वो किताबों की बात करता, मेरे काम के बारे में सवाल करता और उन ख्वाबों की बात करता जिन्हें हम साथ में पूरा कर सकते थे। क्या तुम्हें कभी लगता है हम एक जैसे हैं? मैंने थोड़ी देर बाद जवाब दिया, शायद हम एक जैसे ना हो, लेकिन एक हिस्से में हम जा रहे हैं। ये काफ़ी है। चाची जो एक दिन पहले रोती थी, अब खामोशी से कोने में बैठी थी। उन्होंने मेरे करीब आकर कहा, बेटी, हमें माफ़ कर देना। जो वक्त ने सिखाया वो हम बरसों में ना समझ सके। मैंने कहा, वक्त ही सबसे बड़ा शिक्षक है चाची जान, और जो सबक वो देता है वो हमेशा के लिए होता है। आरिफ ने दूसरे दिन मुझे ऑफिस छोड़ा। रास्ते में पूछा, तुम्हारी पहली मोहब्बत अभी भी दिल में है? मैंने शीशे से बाहर देखते हुए कहा, वो पहली थी, आखिरी नहीं। मोहब्बत अगर मुकाम पर हो तो ख़त्म हो जाती है। तुमने मुझे मुकाम नहीं, भरोसा दिया है। अब अगर मोहब्बत आई तो सिर्फ तुम्हारे लिए आएगी। वो खामोश हो गया, लेकिन मैंने उसकी खामोशी में सुकून पाया। मेरी जिंदगी का नया रास्ता शुरू हो चुका था। वो आयशा जो खुद को बचाने में व्यस्त थी, अब एक नया सफ़र शुरू करने जा रही थी। आरिफ के साथ, एक ऐसे सफ़र के साथ जो ना सिर्फ कानून का रखवाला था, बल्कि मेरे ख्वाबों का भी रखवाला था। शाम को ऑफिस से वापसी पर आरिफ ने कहा, तुम्हें कल अदालत जाना है। ताहिर के केस की तारीख है, क्या तुम जाओगी? मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो सिर्फ मेरा नहीं, कई लड़कियों का मामला है। अब मेरा फर्ज है कि इंसाफ पूरा हो। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर। मैं मुस्कुरा दी। शायद ये पहली बार था जब मेरा दिल वाकई निश्चिंत था। अदालत की कार्रवाई पूरी हुई। इल्जाम साबित हो चुके थे। ताहिर को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। मैं अदालत से बाहर निकली तो भीड़ लगी थी। एक रिपोर्टर ने माइक आगे किया, आयशा मैडम, आपका हौसला काबिले तारीफ है। अब आगे क्या इरादा है? मैंने कहा, आगे इंसाफ को सुरक्षित रखना है और अपनी जिंदगी को साफ सच्चाई पर कायम रखना है। कुछ दिनों के बाद जेल से मेरे नाम पर एक खत आया, जिसमें हर शब्द में बेचैनी थी। आयशा, मैं तुमसे सच में मोहब्बत की थी। मेरी गलतियां बहुत थी, लेकिन सजा पूरी होने के बाद क्या तुम मुझे एक बार माफ़ कर सकती हो? तुम अभी भी मेरे दिल में हो। ताहिर। मैंने वो खत बंद करके एक तरफ रख दिया। कुछ देर खामोश बैठी रही, फिर अपने ऑफिस के लेटर पैड पर 2 बातें लिखीं। ये सजा तुम्हारे जुर्म की नहीं, तुम्हारी फितरत की है। मैं वो आयशा नहीं रही जो तुम्हारे झूठ पर यकीन करती थी, और तुम वो इंसान नहीं रहे जिसे मैं पहचानती थी। खत दोबारा डाक में डाल दिया गया। शाम को आरिफ मेरे साथ लॉन में बैठा था। मैंने उसे खत के बारे में बताया। अब भी उसे यही लगता है कि सब कुछ वापस आ सकता है। आरिफ ने हल्का सा सर हिलाया। कुछ लोग अपनी गलती से नहीं, अपने घमंड से माफ़ी मांगते हैं। मैंने कहा, उसने माफ़ी नहीं मांगी, बस फिर से अपनी झूठी मोहब्बत की चादर तानी है। जिंदगी आगे बढ़ रही थी। मैं और आरिफ दोनों अपने फ़र्ज में मशरूफ़ थे। वो थानों के विजिट पर होता था, क्योंकि वो भी एसपी के पद पर तैनात था, और मैं नए केसेज को हल कर रही होती। कभी एक ही दिन में 4 केसेस, 2 मीटिंग्स और 3 फील्ड विजिट होते, लेकिन कहीं भी थकान की शिकायत नहीं थी। गांव में एक नए स्कूल का उद्घाटन हुआ। मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। स्कूल वही था जहां मैंने कभी साइंस की किताबें अधूरी छोड़ी थी। स्टेज पर खड़े होकर मैंने बच्चों से कहा, अगर कोई आपको कमज़ोर समझे तो असल में वो खुद अंदर से कमज़ोर होता है। खुद की ताकत को पहचानो, क्योंकि इज्जत वही दे सकता है जिसके पास खुद इज्जत हो। बच्चों की आंखों में चमक थी। एक बच्ची ने आखिर में पूछा, मैडम, क्या आपको कभी लगता है कि आप बदल गई हैं? मैंने उसके सवाल पर कुछ लम्हे सोचा, फिर कहा, मैं बदली नहीं,
मैं वही बनी जो मैं हमेशा बनना चाहती थी। आरिफ और मेरी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। मोहब्बत ने धीरे-धीरे अपनी जगह खुद बना ली थी। एक दिन शाम को वो ऑफ़िस से वापस आया, मेरे लिए एक गिफ्ट लाया। जानती हो, ये क्या है? मैंने बॉक्स खोला, उसमें एक कलम थी। उस पर मेरा नाम खुदा था। वो कहने लगा, "ये वो नाम है जो अंधेरे में भी रोशनी बन गई।" मैंने मुस्कुराकर कहा, "तुम्हारी यही बातें तो मेरा दिल जीत लेती हैं।" आरिफ ने संजीदगी से कहा, "क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने क्या खोया, क्या सहा है, और अब तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब तुमने खुद से कमाया है।" ताहिर का केस अब बंद हो चुका था। वो अभी भी जेल से मुझे खत लिखता था, कभी किसी रिश्तेदार के हाथ तो कभी किसी जान पहचान वाले के जरिए भिजवाता। एक दिन चाची बोली, "बेटा, वो बहुत तकलीफ में है, कहता है तुमसे आखिरी बार बात करना चाहता है।" मैंने कहा, "चाची, जब उसके पास वक्त था तो उसने मजाक बनाया, अब वो वक्त मेरे हाथ में है और मैं उसे इज्जत के साथ दफन कर चुकी हूँ। मेरे लिए ये सब मेरे अतीत का हिस्सा था और मैं इस पन्ने को बंद करके एक नई किताब शुरू कर चुकी हूँ।" कई महीने गुजरे, मैं और आरिफ एक दूसरे के हमसफ़र बन चुके थे और मजबूती के साथ एक दूसरे का पूरी इज्जत से साथ निभा रहे थे। अगर कोई भी तुम्हारी कमजोरी पर हंसता है, तुमको नज़रअंदाज करता है, तब भी तुम याद रखो कि दुनिया तभी पहचानती है जब तुम खुद को पहचान लेते हो। मोहब्बत तभी पूरी होती है जब उसमें इज्जत भी शामिल हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।